हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। मैं रामराज भंडारी आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एसआईटी एक सीरीज शुरू की मैंने, जो हमने शुरू की थी कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक। एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के सभी जो विषय है, सभी विषयों के जो परीक्षा उपयोगी के लिए अति महत्वपूर्ण सारांश रूपी पाठ्यपुस्तक के रूप में इसमें जो हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही है, आज लेक्चर की सीरीज नंबर 14 है। और जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक, इसका जो है आज पार्ट नंबर 7 है। और आज इस पाठ्य पुस्तक के जो ये अंतिम पार्ट है, और इतिहास का जो 6, 7, 8 के जो हमने शुरू किया था, तो कक्षा 6 की जो है संपूर्ण हो चुकी है, 7 की संपूर्ण हो चुकी है, और आज इसका अंतिम लेक्चर है। और इसके बाद जो है एक आधुनिक भारत का, एक मध्यकालीन भारत को, और एक प्राचीन भारत का एक एक जो है लेक्चर और लाऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे, जो इससे छूट गए हैं और अन्य जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित, जो एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 में नहीं है, उससे संबंधित एक एक लेक्चर लाऊंगा। और इस बीच में जैसे एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 की समाप्त हो चुकी है इतिहास की, तो हम तुरंत जो है अगली जो पाठ्य पुस्तक शुरू करेंगे, इतिहास भूगोल की करेंगे। और कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक भूगोल की है, उसमें जो पहला पार्ट है शायद से भारत का आकार और विस्तार, उससे शुरू करेंगे। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज मैंने शुरू की है, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी एलटी की परीक्षा है, एलटी समाज विज्ञान, प्रवक्ता, सीटेट, यूटेट, या राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसमें से जो एनसीईआरटी के जो विषय वस्तु है, ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। और आप इसको जो है, जो हमने इसको शुरू किया है, तो इसमें हमने इस प्रकार से शुरू किया कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और आपके जो है जो परीक्षा की दृष्टि से तथ्य है या परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बन सकते हैं, वो भी इसमें समाहित हो जाए। तो इस प्रकार से जो है शुरू किया है। और आप लोगों के से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जब भी इसको देखें, तो बहुत सारे जो है तथ्य ऐसे जो इसमें नहीं है, फिर मैं जो है उसको उनसे संबंधित और भी तथ्य बताता हूं, तो उनको आप नोट डाउन कीजिए। और अपनी तैयारी को जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे तैयारी जारी रखें। मेरे द्वारा ये सीरीज निरंतर जारी रहेगी, और आने वाले समय में आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोग ही इसके जो है वाहक है, आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप लोग इसमें जो है जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके जो यूट्यूब चैनल है, इसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसको और अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। और ये सीरीज जो है निरंतर चलती रहेगी, इसको जो है आने वाले टाइम में इसको और अद्यतन किया जाएगा, और इसको जो है बिल्कुल बहुत अच्छे क्रिएटिव बनाया जाएगा। और ये जो पूरी सीरीज है, हो सके तो परीक्षा, जैसे आप लोगों की परीक्षा नजदीक आएगी, तो जितनी ये टोटल सीरीज मैंने लाई है 6 की, और एक वीडियो बना करके, 7 की एक वीडियो बना करके, 8 की एक वीडियो बना करके, उसमें जो परीक्षा के लिए आप इनको तो देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि से और महत्वपूर्ण होंगे, उन वीडियो को मैं अलग से लाऊंगा। तो शुरू करते हैं। आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं इसको जो है निरंतर जारी रखूंगा। और यदि आप लोगों को, जिसको आप पहुंचाएंगे उसको अच्छा लगेगा तो वो देखेगा, नहीं तो इसमें जो है यूट्यूब में
बहुत सारे टीचर है, जो बहुत सारे टीचर है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे जो है कंटेंट दे रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए। और यदि ये भी आपको अच्छा लगता है तो आप जो है ये निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि एक कड़ी का काम करेगी। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो है सफलता है, उस सफलता में एक कड़ी का काम करेगी। और इससे जितनी मैंने जो है वीडियो बनाई है, आप उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है विजिट कीजिए, सारी वीडियो आपको वहां पे मिलेगी। और उनको एक एक करके कक्षा 6 से 8 तक इतिहास की जो है आज कंप्लीट हो रही है, तो उनको सबको देखिए और आपकी इतिहास की समझ बेहतर होगी। और इसमें से इन्हीं में से जो भी परीक्षा पूछी, जो भी परीक्षाएं होगी, उनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे 90 से 99% यही प्रतिशत नंबर जो है क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस कंटेंट को देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ छुपा हुआ है और एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो आज हम जो है लास्ट पार्ट है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना, राष्ट्र से अपने जो है अपना पन जुड़ना। तो ये राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा है, राष्ट्रवाद अपनापन जोड़ रहा है, जो है राष्ट्रवाद से जो है हम जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना आएगी वो उन लोगों में आएगी जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो मध्यम वर्ग के लोग होंगे, जो थोड़ा पैसे वाले लोग होंगे, वो लोग जो है इस बारे में सोच पाएंगे। जो गरीब लोग होंगे, कृषक लोग होंगे, उन्हें जो है ये राष्ट्रवाद इत्यादि से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना, राष्ट्रवाद जो उदय हो रहा है, और ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास में लास्ट जहां पर जो है स्वतंत्रता के लिए जो है हम संघर्ष कर रहे हैं, उस समय की बात हो रही है। तो यह चेतना कहा जा रहा है कि 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगा। जितने भी राजनीतिक संगठन 1850 के बाद बने, उनमें ये राष्ट्रवाद का जो भावना इनमें दिखाई दे रही है। 1870 और 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी होती गई। अब यहाँ पे है कि इनमें ज्यादातर संगठनों की बागडोर किनके हाथ में? वकीलों के हाथ में है, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में, जो अंग्रेजी शिक्षित और कुछ न कुछ वो अपना पेशा कर रहे हैं, उनके हाथ में। तो राष्ट्रवादी जो है, जो उदारवादी लोग होंगे, जो शिक्षित लोग होंगे, वही जो है राष्ट्रवादी लोग होंगे, अधिक से अधिक जो है वही लोग राष्ट्र। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इससे पहले संगठन बने हैं ये इन लोगों के, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे पहले जो इस दौरान जो संगठन बन रहे हैं, तो यहाँ पर कहा है एक संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, पिछले जो है लेक्चर जो मेरे हुए थे उनमें भी पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आए हैं। तो इस जो ये पूना सार्वजनिक सभा, इसका उद्देश्य था कि जो किसान हैं, महाराष्ट्र में संगठन बनना, जो किसान है उनके हितों की रक्षा करने के लिए संगठन बन रहा है, उनको कानूनी अधिकार देने के लिए संगठन बन रहा है। और इसमें जो है ये 1870 में ये संगठन बना था, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। और महादेव गोविंद रनाडे इसके प्रमुख संस्थापकों में से है। महादेव गोविंद रनाडे तो किससे जुड़े हैं? तो पूना सार्वजनिक सभा से है। और भारत के जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उस कांग्रेस की स्थापना में ये अग्रणी भूमिका का जो है काम करता है, यानी उसके जो है ये अग्रदूत के रूप में काम करता है, या उसके पूर्वगामी संस्था के रूप में काम करता है। प्रमुख नेता में जो है महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, ये प्रमुख नेता है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन एसोसिएशन, एक संस्था और है इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1876 में इसकी स्थापना होती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली ब्राह्मण है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ये संस्था स्थापित होती है। और भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था ये मानी जाती है कि ये प्रथम राष्ट्रवादी संस्था है, जो राष्ट्रवाद की भावना जिस संस्था ने लाई, ये सबसे पहली संस्था है। और ये भी कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था है, यानी यहाँ से कांग्रेस की जो है नींव जो है तैयार हो रही है, यहाँ से कांग्रेस की स्थापना के लिए एक भूमिका तैयार हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं मद्रास महाजन सभा। जो मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना 1884 में हो रही है, 1884 में। और ये जो संस्था है, ये बी राघवाचारी
जी सुब्रमण्यम, इनके द्वारा जो है ये संस्था स्थापित की जा रही है। और यहाँ पर एक संस्था है बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हो रही है, 1885 में। और ये जो है इसके मुख्य संस्थापकों में फिरोज शाह मेहता मुख्य संस्थापकों में से है, और बदरुद्दीन तैयबजी इसके संस्थापकों में है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं और देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन है जो क्या ला रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना ला रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप लोग सभी परिचित होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को 28 दिसंबर 1885 को। को इसकी स्थापना हो रही है। कहां पे इसकी स्थापना हुई है? 28 दिसंबर 1885 को। तो इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसकी स्थापना में जो उस समय प्रतिनिधि थे 72 प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे। ये ध्यान रखना कि आप लोग जो है किस तारीख को, 1885 तारीख 28 दिसंबर, 72 प्रतिनिधि है। और 72 प्रतिनिधि कहां पे इसकी स्थापना हो रही है? मुंबई में हो रही है। और मुंबई में जो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, अध्यक्ष इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके जो संस्थापक है A.O. होम महोदय, एक अंग्रेज IAS रिटायर ऑफिसर A.O. होम, जो इसके संस्थापक है वो A.O. होम महोदय है। और इससे संबंधित बहुत सारे जो है प्रश्न भी बनते हैं कि पहले जो है इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी है, उसके बाद जो है जो दूसरे हैं वो 1986 में, 85 के बाद 1986 में दूसरा अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन इसका होता है कलकत्ता में, पहला होता है मुंबई में, दूसरा होता है कलकत्ता में। दूसरा कलकत्ता जो होता है अधिवेशन, उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष है इसके। तो दादा भाई नौरोजी जो इसके अध्यक्ष है, उन्हें जो है वायुवीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और वो एक पारसी धर्म के व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो दूसरे अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जो है भारतीय है, दूसरे अध्यक्ष पारसी धर्म के है। तीसरे जो अध्यक्ष है, तीसरे जो इसके जो अधिवेशन हुआ है 1887 में, लगातार हो रहे हैं। और ये मद्रास में होता है। और तीसरे जो अध्यक्ष थे वो मुस्लिम व्यक्ति थे, वो थे सैयद बदरुद्दीन सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है इसके। और चौथे जो 1988 में इसका अधिवेशन हुआ है, चौथे अधिवेशन में जो है इसके अध्यक्ष थे प्रथम एक अंग्रेज थे जो प्रयागराज में होता है। इसका अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, चौथा अधिवेशन प्रयागराज में होता है। और उसमें जो है इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल महोदय थे। उसके बाद जो है इसके कुछ और अधिवेशन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। पहले अधिवेशन में भारतीय है, दूसरे में पारसी है, तीसरे में मुस्लिम है, चौथे में अंग्रेज है। जॉर्ज यूल, पहले में व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे वाले में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और 1996 में 96 में इसका जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। और कलकत्ता में जो इसका अधिवेशन होता है वो होता है एम रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष होते हैं। और पहली बार जो 1896 का अधिवेशन है उसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। तो राष्ट्रगीत गाया गया, उसमें राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। उसमें जो व्योमेश चंद्र जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया है।
वो इसमें गाए गए हैं। तो पहली बार 1896 में इसमें राष्ट्रगीत गाए गए। उसके बाद जो है अधिवेशन उसका एक और देखते हैं। 1906 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी है अध्यक्ष, और उसमें अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1906 के बाद 1907 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, उस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है, अधिवेशन होता है सूरत में, और रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष होते हैं 1907 के अधिवेशन में। 1907 के बाद जो है प्रमुख अधिवेशन है 1911, जो फिर कोलकाता में होता है, और कोलकाता में अधिवेशन होता है तो उसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है रचित है राष्ट्रगान। और रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोगों को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों का राष्ट्रगान, एक बांग्लादेश और एक भारत का, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय एक खूब गाए गए थे गाना अमार सोनार बांग्ला। और ये जो उनकी जो पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और प्रथम एशिया में प्रथम व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राइज मिलता है, और उनको साहित्य के क्षेत्र में मिलता है गीतांजलि के लिए। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखें। इसके बाद जो है 1916 में जो अधिवेशन होता है वो अधिवेशन, तो 1907 का जो अधिवेशन होता है वो सूरत में होता है। सूरत में कांग्रेस क्या होती है कि 2 हिस्सों में बन जाती है, वहां पे सूरत विभाजन हो जाता है। रास बिहारी घोष उसमें जो है जो उसका प्रमुख कारण है, क्योंकि उग्रवादी और उदारवादी 2 धड़ों में बन जाते हैं, और उदारवादी चाहते हैं कि हमारा जो है व्यक्ति या हम लोगों में से जो है अध्यक्ष बने, और उदारवादी चाहते हैं, इसी बात पे जो वहां पर खूब जो है मारपीट होती है और वो 2 धड़ों में बन जाते हैं। और उग्रवादियों में जो प्रमुख थे, आप लोगों ने जो है नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और लाल बाल गंगाधर तिलक। तो ये 3 प्रमुख जो है उग्रवादी में माने जाते हैं। तो उदारवादी और उग्रवादी जो है ये गर्मपंथी और सॉरी नरमपंथी, तो ये गर्मपंथियों में माने जाते हैं। उसके बाद जो है अधिवेशन 1916 में होता है, और 1916 के अधिवेशन में क्या होता है कि जो ये 2 धड़ गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में अलग अलग हो गए थे 1907 में, इस 16 में क्या हो जाते फिर एक साथ हो जाते हैं। और उसी में मुस्लिम लीग भी जो है विलय कांग्रेस के साथ हो जाता है 1916 में। लखनऊ में अधिवेशन होता है, 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है, और एमजी मजूमदार इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की जो प्रमुख विशेषता है, इनसे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है, जो मैं बता रहा हूँ। 1917 में जो अधिवेशन होता है, श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती है, पहली महिला अध्यक्ष रहती है। उसके बाद जो है 1916 के बाद 1922 में गया में अधिवेशन होता है, चित्तरंजन दास जो है अध्यक्षता करता है। और चित्तरंजन दास को हम बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है और दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, और दीन बंधु के नाम से जो है C.U. एंड्रूज को जाना जाता है। तो मैं जो है आप लोगों को जो है, जो लोगों को याद नहीं होते हैं या इसमें जो कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग इस ढंग से याद रखेंगे कि देश बंधु और दीन बंधु, दीनों के बंधु कोई भी हो सकता है, लेकिन देश बंधु वही होगा जो अपने देश को होगा। तो चित्तरंजन दास तो हमारे देश के हैं, और C.U. एंड्रूज जो है विदेशी है, तो वो जो है देश बंधु, जो विदेशी हो देश बंधु तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो चित्तरंजन दास है वो क्या कहलाते हैं, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी गठन होने से 1923 में होता, और पिछले जो LT की परीक्षा में ये पूछा गया था और बड़ा विवाद का कारण रहा, और ये कोर्ट में क्वेश्चन गया था, और उसमें जो है कहीं कुछ लड़कों ने वो निकाल के लाए 1922 में हुआ है, और ये जो है इसके कारण भर्ती भी काफी टाइम तक रुकी रही थी। तो 1923 में किताबों में 1923 में है, लेकिन उन्होंने कहीं से जो है ढूंढ के 1922 में बताया था। तो इसी में जो है उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं अब्दुल कलाम आजाद। और अब्दुल कलाम आजाद इसलिए जो है ये अधिवेशन इसलिए
इसका महत्व है, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति है ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद जो है 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होता है, लेकिन एक क्यों जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते, एक बार ही महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते 1924 में। 1925 में कानपुर में होता है, और कानपुर का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कानपुर का अधिवेशन 1925 में होता है इसमें सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही है। 1925 के बाद जो है 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और लाहौर का जो अधिवेशन होता है ये भी जो है एक क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन होता है इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, और उसमें जो अध्यक्षता करते हैं इसमें जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। लाहौर में रावी नदी के तट पे होता है और इसमें पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव पारित होता है। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है, और एक क्यों महत्वपूर्ण है कराची में, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसकी अध्यक्षता करते हैं तो उसमें मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव है वो पास होता है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो पास होता है 1931 के अधिवेशन में होता है, और उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और बाद में भी मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहते हैं। 1931 के बाद जो है जो अधिवेशन होता है वो फैजापुर में होता है, तो फैजापुर में जो इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये अधिवेशन जो है पहला अधिवेशन ऐसे जो गांव में होता है, और सारे शहरों में होते हैं लेकिन एक गांव में होने वाला सबसे पहला अधिवेशन है। उसके बाद 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है हरिपुर में होता है, और हरिपुर का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता करते हैं, इसमें अध्यक्ष रहते हैं, और इसमें जो है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। उसके बाद अगले साल 1939 में कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है वो त्रिपुरी में होता है, और त्रिपुरी संकट बहुत बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट क्या है, तो त्रिपुरी में जो है फिर से दूसरी बार भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस ही चुने जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपने जो है एक प्रतिनिधि पटाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, और पटाभी सीतारामैया की हार हो गई थी, और गांधी जी की जो है इतने चर्चित है, इतने जो है बड़े लीडर थे, और उनके व्यक्ति की हार हो जाएगी, तो गांधी जी जो है उससे क्या हो गए कि वो जो है नाराज हो गए, और फिर जो है सुभाष बाबू ने कहा कि भाई आप जो है क्यों नाराज है, बोले तो गांधी जी की नाराजगी हुई थी कि ये जो है चुनाव न लड़े, मेरे जो व्यक्ति है जो मैंने खड़ा किया है उसके खिलाफ न लड़े। तो यानी सुभाष बाबू इतने जो है महान थे, इतनी उनकी जो है छवि थी कि वो जो है वो जीत गए, दोबारा भी गांधी जी के खिलाफ भी वो जीत गए, और फिर जो है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद जो कांग्रेस की अध्यक्षता की वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे जब उनके त्याग पत्र हो जाते हैं। उसके बाद जो ये त्रिपुरी संकट था, और सुभाष चंद्र बोस इसी समय 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1947 में जो अधिवेशन में होता है जो कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं उस समय अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं जेबी कृपलानी, और स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी रहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद जो है ये हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन देखे और कांग्रेस से जुड़े जो है महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये 1878 में ये एक्ट पारित हो रहा है, और इस समय जो गवर्नर जनरल है वायसराय है वो लॉर्ड लिटन है, और लिटन एक उग्र स्वभाव का व्यक्ति है। ये क्या कर रहे हैं कि ये ऐसा एक्ट पारित कर रहे हैं कि भारतीयों को जो है हथियार रखने का जो है इसने क्या कर दिया कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं। इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया है। इसी समय 1878 में दोनों कानून पास हो रहे हैं, और ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भारतीय जो समाचार पत्र है इन पे प्रतिबंध लगा देता है। ये लॉर्ड लिटन है, ये इन पे जो है प्रतिबंध लगा देता है, और जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो इस प्रकार ये जो है क्या कर रहा है कि ऐसे ऐसे कानून पारित कर रहा है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में बनते हैं ये प्रश्न। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना
ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे जो है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 भी कहते हैं, या इसको जो है देसी प्रेस अधिनियम 1878 कहते हैं। तो लॉर्ड जो है लिटन, और इसमें एक समाचार पत्र था शिशिर कुमार घोष का, ये बंगला में छपता था, और ये जो है बंगला में प्रकाशित होता था अमृत बाजार पत्रिका। और ये रातों रात चेंज हो गया, और रातों रात चेंज होकर के क्या हो गया कि अंग्रेजी में छपने लगा, अंग्रेजी दैनिक, अंग्रेजी दैनिक के नाम से ये समाचार पत्र छपने लगा। तो ये रातों रात इसने जो है अपने समाचार पत्र को ही चेंज कर दिया। और इस एक्ट को, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इस एक्ट को जो लॉर्ड रिपन है उसने 1881 में इसे बंद किया, जब उसके बाद जो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन आया, लिटन के बाद रिपन आया, तो रिपन ने इसको बंद किया। यानी एक बुरे व्यक्ति के बाद एक अच्छा व्यक्ति जरूर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जा रहा है 1883 में, और इलवर्ट बिल कौन पास कर रहा है? उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन क्या करे, इलवर्ट बिल है कि जो कोई भी मुकदमे है, तो अंग्रेजों के मुकदमे, जो अंग्रेजों से संबंधित कोई जो है अपराध संबंधित मुकदमा या कोई जो है दीवानी मुकदमा है, तो उसको सुनने का अधिकार जो है भारतीय को नहीं था। इसमें एक कर दिया था इन्होंने कि जो है भारतीय भी इनको सुन सकते थे, लेकिन उसका जो है विरोध हो गया और हंगामा हुआ। इस विधेयक में जो प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इलवर्ट बिल विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था, क्योंकि ये तो पहले से चाह रहे थे, लेकिन जो है ये जो है जैसे इलवर्ट बिल जो है लाए गए तो और इनकी चाह और बढ़ गई 1885 में। लेकिन ये बिल का जो है विरोध और बाद में जो है ये वापस लेना पड़ा। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने, ये 72 प्रतिनिधि जो मैंने अभी कांग्रेस के उसमें बताया, मुंबई सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो ये जो है 72 प्रतिनिधियों ने ये फैसला लिया। और पहले उसमें कितने प्रतिनिधि थे, आप लोग भी ध्यान रखना कि कितने प्रतिनिधि इसमें थे। इसके पहले अधिवेशन में तो 72 प्रतिनिधि थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उभरता हुआ राष्ट्र, तो जो ये 72 प्रतिनिधि थे, इन में जो ये संगठन के प्रारंभिक नेता थे, उसमें कांग्रेस के प्रारंभिक नेता में थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WCU बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम और सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता से ही थे। अब इसमें ध्यान रखना कि कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन के जो ये कांग्रेस के जो जब स्थापना हुई तो उसके जो है संस्थापक सदस्यों में कहां से थे, क्या पूरे देश से थे? तो ये कहा जा रहा है कि मुंबई और कलकत्ता के ही थे, इन जगह से ही थे, मुंबई से और कलकत्ता से थे। कांग्रेस से आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। तो ये जो है कांग्रेस जो सदस्य, जो ये कांग्रेस संस्था बनी थी, एक तरफ से याचना करने वाली संस्था थी, जो है इसको जो है कहा गया है कि एक सेफ्टी वॉल के रूप में ये संस्था बनी थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ क्या किया जाए, भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो यहाँ पे कहा गया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत आलोचना की गई। तो किस चीज की इसकी आलोचना की गई है? जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम है इसकी आलोचना की गई। और पुस्तक का नाम जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तो ब्रिटिश रूल यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कोई रूल ही नहीं है इंडिया में। तो इस पुस्तक को आप लोग जो है ध्यान रखना, ये पुस्तक जो है कई बार पूछी जाती है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर क्या उठाने लगे, सवाल उठाने लगे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, ये 3 व्यक्ति, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाला जो है रॉय जैसे नेता ज्यादा अमूल परिवर्तन उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने, ये जो है अमूलचूल परिवर्तनवादी है, ये चाहते एकदम से परिवर्तन हो। लेकिन कांग्रेस के जो सदस्य है, जो नरमपंथी सदस्य है, वो चाहते धीरे धीरे परिवर्तन हो। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना। अब ये नरमपंथी क्या करते हैं, इनकी जो राजनीति निवेदन की राजनीति कही जाती है, तो इनकी आलोचना करते गर्मपंथी। आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों को महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। ये जो लाल बाल पाल है, जो गर्मपंथी नेता, ये कह रहे हैं कि सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तो इनका कहना है कि लोगों को किस चीज के लड़ना चाहिए, स्वराज के लड़ना चाहिए। और तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लो, एक कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। । 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब 1905 में जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उस समय गवर्नर जनरल वायसराय के पद पे, उसने जब बंगाल का विभाजन कर दिया और 1920, कहीं 19 जुलाई कहीं 20 जुलाई, तो इसने जो है क्या कर दिया कि 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया, ये जो एक डेट है 16 अक्टूबर 1905 से ये विभाजन क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। और इस विभाजन के खिलाफ बंगाल में बहुत सारे आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, भंग आंदोलन चलाया गया। और इसमें जो है इसका जो विभाजन था ये 1911 में रद्द हुआ, जब जो है जॉर्ज पंचम आए थे, ब्रिटिश जो राजा था वो आए थे, तो उस समय उनके द्वारा ये रद्द किया गया था। 12 दिसंबर को जो है उनके द्वारा वो रद्द कर दिया गया था। तो 12 दिसंबर 1911 को, और वहां से जो है 1911 में ही भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाती, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। तो 12 ये दिसंबर 1911 से स्थानांतरित की जाती है, उस समय घोषणा हो जाती है। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कब जो है उसको जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो 1912 में उस समय घोषणा हो गया और 12 में जो है उसको स्थानांतरित किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1906 में मुसलमान उम्मीदवारों द्वारा नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन किया। अब 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो कौन करे इसमें, मुसलमान जमींदारों और नवाबों के द्वारा किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखने की जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो जो है ढाका में होती है। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा वैसे इसका जो है संस्थापक है, तो ढाका में होती है। और इसके बाद जो है लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। तो 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार हुआ है, या मार्लो मिंटो जो उस समय मार्लो मिंटो के द्वारा जो एक अधिनियम लाया गया, तो इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो ये जो है इनकी मांग मान ली गई। 1907 में कांग्रेस टूट गई, ये हमने देख लिया था। 1907 के जो कांग्रेस अधिवेशन उसमें कांग्रेस टूट जाती है, और मध्यम वर्गीय धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। तो यहाँ पर दिसंबर 1905
थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे, लाइट चली गई है, अब लाइट पता नहीं कितनी देर में आती है। तो यहाँ पे तो बोर्ड में आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन मेरे चेहरा आपको जो है, तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि दिसंबर 1915 में तो दोनों खेमों फिर से एकता स्थापित हो गई, तो 1915 की डेट दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन वैसे 1916 है। और अगले सत्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हो गया। तो लखनऊ समझौता कब हो रहा है? 1916 में हो रहा है। तो अगले सत्र में अगले साल जो है, अगले साल 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ऐतिहासिक समझौता हो गया। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 46 वर्ष की उम्र में यदि इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहले पूरे क्या किया है कि पूरे जो है महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। पहले वो जो है सिर्फ पूरे भारत का दौरा करते हैं, और उनके जो गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले से वो पूछते कि मुझे जो है क्या करना, तो वो कहते हैं पहले आप भारत को समझो। और उन्हीं के जो है कहने पे गांधी जी पूरे साल क्या करते हैं कि भारत का दौर करते, पहले देखते हैं, ग्रामीण भारत को समझते हैं। इस दौर में वो यहाँ के लोगों उनकी जरूरत और हालत को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास है चंपारण। तो सबसे पहले जो है इन्होंने जो चंपारण का आंदोलन था, पिछले उसमें लेक्चर मैंने बताया कि राम कुमार शुक्ल ने जो है उनको जो है वहां पर आमंत्रित किया था, और वहां पर जो नील कृषक है उनकी जो समस्या थी उसके समाधान के लिए 1917 में चंपारण आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद। अब जो खेड़ा और अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद पहले है। अहमदाबाद जो आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मालिकों को जो है मजदूरों का आंदोलन है। ये यहाँ पर क्या हुआ कि प्लेग रोग जब वो फैल गया था, तो प्लेग रोग फैलने के कारण यहाँ पर जो मिल में काम कर रहे थे मजदूर, उनको 50% बोनस की डिमांड कर रहे थे, और उस समय जो है सरकार ने क्या जो बोनस दे रही थी उसको जो है बंद कर दिया। तो वहां पर जो है मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और वहां पर जो है गांधी जी वहां पे गए। तो गांधी जी जब वहां पे गए तो गांधी जी ने फिर एक बात कही कि 35% जो है बोनस दिया जाए। लेकिन अंततः जो है गांधी जी के प्रयासों से गांधी जी ने जब वहां पे अपना आंदोलन शुरू किया, तो 20% जो है उनको क्या दिया गया, उनको जो है बोनस दिया गया। तो यहाँ पर इसमें जो है साराभाई जो साराभाई अंबालाल साराभाई की बहन है यहाँ पे अंसुया बेन, इन्होंने यहाँ पर जो है इस वाले में आंदोलन में उनका साथ दिया था। यहाँ पर चंपारण में साथ दिया था। राम कुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। और यहाँ पे जो है अंबालाल साराभाई की बहन अहमदाबाद जो मिल आंदोलन है उसमें अंबालाल साराभाई की बहन जो अंसुया बेन है, उन्होंने उनका जो है साथ दिया था। तो वहां पर अंसुया बेन ने उनका साथ दिया है, गांधी जी का साथ दिया था, और इसमें भी सफल हो गए। ये खेड़ा आंदोलन, खेड़ा में जो है यहाँ पर पाटीदार जो किसान थे, ये इनके द्वारा किया गया था। और वहां पर भी ये समझते कि जो प्लेग रोग और दूसरे प्रकार की जो वहां पर समस्याएं थी, तो उसके कारण जो है वहां पर खेती अच्छी नहीं हुई थी, और जो है जो सरकारी अधिकारी थे वो जो है उनसे टैक्स वसूल रहे थे। तो यहाँ पर भी गांधी जी गए, और बाद में जो है ये जो टैक्स जबरदस्ती वसूला जा रहा था, उनकी जो समस्या थी, तो उसका जो है समाधान हो गया। और बाद में वो भी जो है क्या हो गया कि ये भी जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये भी सफल हो गया। तो पहले अहमदाबाद आंदोलन होता है, फिर जो है इसके 7 दिन बाद ही, अहमदाबाद आंदोलन के 7 दिन बाद खेड़ा आंदोलन में गांधी जी जाते हैं, और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से इनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। तो जो खेड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में इन लोगों ने इनका साथ दिया है, वल्लभ भाई पटेल ने, और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका साथ दिया। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए
रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। अब सिडनी जो रॉलेट थे, इन्होंने जो है एक एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट। और ये एक्ट जो है रॉलेट एक्ट, इसे कोई जो है कहा जाता है कि बिना दलील, बिना अपील और बिना दलील, बिना अपील, और इसे कुछ और भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार का कानून है कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई दलील नहीं, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, तो ये जो है वो कानून है। तो इसके खिलाफ ये किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में डाल दिया जा सकता था, उसकी कोई दलील नहीं सुनी जाती थी। तो इसके खिलाफ भी जो है इन्होंने सत्याग्रह किया। इसके बाद जो रॉलेट एक्ट है, इसे काला कानून कहा जाता है। तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत, गांधी जी ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो किस कानून को शैतान की करतूत बताया? तो जो है रॉलेट एक्ट, इसको शैतान करतूत बताया। और गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। अपमान और यातना दिवस के, ये जो है 6 अप्रैल को अहिंसक दिवस के रूप में, अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित रहा। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। अब जगह जगह जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं, हड़तालों का आयोजन किया जा रहा है, और इसी के विरोध में कहाँ पे भी हड़तालें जो है इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। जलियांवाला बाग में इसी प्रकार का जो है प्रदर्शन हुआ। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को, यानी 13 अप्रैल 1919 के दिन जो है बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में क्या किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। और केसरी की उपाधि जो है गांधी जी ने वापस की थी। तो जब जो है गांधी जी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय गांधी जी ने जो है अंग्रेजों को साथ दिया था और उनको जो है केसरी की उपाधि दी गई थी। तो वो भी जो है गांधी जी ने वापस की थी। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। तो ये जो है खिलाफत जो आंदोलन हुआ है, ये 1920 में अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की के सुल्तान जो वहां का खलीफा था उस पर जो है उस एक जो है सख्त संधि थोप दी थी। तो इसी को एकता को दिखाते हुए जो मुस्लिम जगत के लोगों ने उस एकता को दिखाते हुए एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और उस खिलाफत आंदोलन में जो है गांधी जी ने भी जो है उसमें साथ दिया था, सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। इस घटना पे भी जो खिलाफत आंदोलन है, भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। तो ये भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि जो ओटोमन साम्राज्य में जो है स्थित पवित्र मुस्लिम स्थान है उस पर किसका नियंत्रण बना रहे? खलीफा का ही स्थान बना रहे, नियंत्रण बना रहे। लेकिन खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये ध्यान रखना कि कौन कौन इसके जो है प्रमुख नेता में है। उन्नीस सौ 21-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। ये असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन हमने जो है पढ़ा है। असहयोग आंदोलन मतलब जो है सरकार का सहयोग न करना, सरकार की जो है विदेशी वस्तु की होली जलाना, सरकारी संस्थाओं को छोड़ देना, सरकारी नौकरियों को छोड़ देना। उसके लिए जो है यदि ये सब कुछ छोड़ दें तो फिर कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी दिए गांधी जी ने। कि फिर रचनात्मक कार्यक्रम क्या होंगे? तो खुद जो है सूत काटना, चरखे के द्वारा सूत काटना, जो स्वदेशी चीजों को अपनाना, स्वदेशी उद्योग को जो है निर्मित करना, इस प्रकार के उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी दिए थे। तो
विदेशी शराब की दुकानों, विदेशी जो है शिक्षक जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, वकील वकालत छोड़ दे, सरकारी स्कूलों में जो है बच्चे पढ़ना तो इस प्रकार जो है असहयोग में सरकार का हर ढंग से असहयोग करना। और ये जो शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था और उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हुई थी। तो हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो किन किन लोगों ने वकालत छोड़ी? यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की क्या जलाई? होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में भारी गिरावट आ गई। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ भी अहिंसक अभियान चलाए। तो जो है खेड़ा गुजरात में है, पाटीदार किसानों ने खेड़ा जो आंदोलन है यहाँ पर भी जो है अभियान चलाया। अब यहाँ पर ये असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ पर क्या क्या जो है हो रहा है? तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और इसके ही असहयोग आंदोलन अन्य जगह पे कैसे कैसे किया जा रहा है अन्य लोगों के द्वारा या वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में गुंटूर जिले में आदिवासी गरीब किसानों के द्वारा क्या किया? वो वन सत्याग्रह चलाए गए। इन सत्याग्रह में कई बार हुए चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगलों में, तो ये चराई जो शुल्क था इसको बिना दिए हुए अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। बंगाल में खिलाफत और असहयोग आंदोलन गठबंधन के जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन की नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन, अब पंजाब में जो है इसी आंदोलन से प्रेरित होकर के यहाँ पर कौन सा आंदोलन चल रहा है? अकाली आंदोलन चल रहा है। और ये अकाली आंदोलन क्या? अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। यानी गुरुद्वारों को जो है सफाई करने के लिए, गुरुद्वारों में जो है गुरुद्वारों की व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया गया और एक जो वहां पर जो है महंत बैठे हुए अंग्रेजों के द्वारा बैठाए गए। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू की। तो ये जो है लगभग जो है पूरे देश में ये असहयोग आंदोलन चला और काफी जो है उत्कर्ष पे था ये आंदोलन। लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना के बाद ये आंदोलन क्या हो जाता है? गांधी जी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1922 से 29 की घटनाएं महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। तो इस समय जो है ऐसी ऐसी घटना होती है। गांधी जी नहीं चाहते कि हिंसक आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन जो है कोई आंदोलन मेरे द्वारा चलाया गया हिंसक आंदोलन में बदल जाए, तो अहिंसक आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक जो है जगह है चोरी चोरा, जो है गोरखपुर जिले में है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भीड़ है उत्साहित भीड़ ने जो है 5 फरवरी को गोरखपुर में चोरी चोरा स्थान पे एक पुलिस थाने पे आग लगा दी जाती है और वहां पर जो है 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा जिंदा जल जाते हैं। और उससे गांधी जी जो है क्षुब्ध हो जाते हैं और उससे फिर जो है क्षुब्ध होकर के गांधी जी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और 12 फरवरी 1922 को जो है ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। जो खेड़ा आंदोलन है 1918 में जो है ये आंदोलन अभी जो हम देख रहे थे, तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें गांधी जी के साथ देते हैं। और ये जो है एक जो है ये खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था और अहमदाबाद मिल आंदोलन के जो है अहमदाबाद जो मिल आंदोलन उसके 7 दिन बाद जो है ये आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा। तो यहाँ पर जो भूज राजस्व तो प्लेग महामारी के कारण राजस्व जो इकट्ठा भुगतान करने से वहाँ के किसानों ने मना कर दिया था और उसके खिलाफ जो है आंदोलन होता और वो सफल हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जलूस पर गोली चला दी थी। इसलिए जो है
किसान भी इसलिए बेकाबू हो गए कि उनका शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, पुलिस ने उन पर गोली चला दी और उन्होंने क्या किया, गुस्साई भीड़ ने जो है पुलिस थाने पे ही आग लगा दी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने लगे। अब ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य, सूत काटना जो है, कपड़ा बुनना, इस प्रकार के जो है ये रचनात्मक कार्य, चरखे दिए जा रहे हैं, चरखे बांटे जा रहे हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं ने दलील दी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो ये नेता दे रहे हैं कि चुनाव लड़ करके परिषद में जाना चाहिए, विधान परिषदों में, और फिर जो है सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। तो इसी के कारण ये क्या करते हैं कि जो इनके द्वारा चित्तरंजन के दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, ये इसीलिए इनकी वो स्थापना करते हैं कि ताकि विधानसभाओं में पहुंचा जाए। अब यहाँ पे है, यहाँ पर भगत सिंह की तस्वीर है, भगत सिंह जी की तस्वीर है, और यहाँ पे बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की आवश्यकता, और जब ये जो है विधान परिषद में जा करके जो है वहां पर लाइटर बम गिराते हैं, तो उस समय इनकलाब जिंदाबाद, तो ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है ये भगत सिंह ने दिया है। ये आप लोग ध्यान रखना कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके अनेक अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उपनिवेश शासन तथा अमीर शोषकों में लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसके जो है ये सदस्य, ये जो है प्रमुख संस्थापक है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो जो सैंडर्स पुलिस कर्मी था, उसने जो है किस पे जो है लाठी चलाई थी, लाला लाजपत राय के जो है लाठियां चलाई थी, और उनकी जो है सर पे ऐसी लाठी लग गई थी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसको सैंडर्स नामक पुलिस अफसर पे इन्होंने इसकी हत्या की थी, और इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और 23 मार्च 1931 को इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई थी, फांसी पर चढ़ाया गया था। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। तो 23 मार्च का दिन है और भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। क्या जो है इन बच्चों इनकी जो है सोच रही होगी। और सिर्फ जो है इन्होंने सिर्फ देश के लिए ही काम किया है। इस प्रकार के लीडर सुभाष चंद्र या जो है भगत सिंह, तो ये देश के आजाद होने के बाद भी यदि हमारे आजादी को देखते और हमारे संविधान के हिस्सा होते तो कितना अच्छा संविधान बन पाता है, या कितनी जो अच्छी व्यवस्था दे पाते ये लोग। अब है दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। नमक कानून सरकार ने क्या कर दिया, नमक जैसी वस्तु पर भी जो है क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और नमक जैसी वस्तु को कर दिया कि सरकारी नियंत्रण में बनेगी और अन्य लोग इसको नहीं बना सकते हैं। तो जो सबकी आवश्यकता की वस्तु थी, और जिसको जो गरीब की भी है, अमीर की भी है, मध्यम वर्ग की, सबकी है। और गांधी जी ने अच्छा जो है यहाँ पर मौका देखा, और गांधी जी ने जो है ऐसा आंदोलन एक शुरू किया जो सबकी आवश्यकता थी, ताकि सबको जो है इकट्ठा किया जा सके। तो यहाँ पर महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे, और इन्होंने वहां पर नमक इकट्ठा किया और एक मुट्ठी नमक हाथ में ली और नमक कानून को तोड़ा। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना, इन्होंने जो है यहाँ पर दांडी में जो है पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, और जो है ये जो दांडी मार्च है ये 12 मार्च से शुरू हुई थी। इस बात का आप ध्यान रखना कि 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को 24 दिन की यात्रा थी, 240 मील की, 240 मील, यानी 1 मील बराबर 1 किलोमीटर और 600 मीटर, और यानी 1600 मीटर। तो
टोटल यदि हम जो है यदि किलोमीटर के हिसाब से देखें तो टोटल जो है 390 किलोमीटर की लगभग 390 किलोमीटर की लंबी यात्रा इन्होंने पैदल यात्रा दूर वो पूरी की थी। और यहाँ पर देवी रखेगी कि 240 किलोमीटर दूर स्थित, तो 240 मील है, वैसा 240 मील, यहाँ पे 240 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 240 मील की जो है ये दांडी पैदल यात्रा चलकर गए थे और वहां उन्होंने नमक बिखरा हुआ नमक को इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उस समय नमक का उत्पादन और बिक्री पर सरकार ने क्या कर दिया, एक अधिकार कर दिया था। और ध्यान रखना यदि पूछा जाए कि किस प्रकार से उन्होंने, तो इन्होंने जो है नमक को बिखरा हुआ नमक को इकट्ठा किया और उसको जो है इकट्ठा करके इस कानून को उल्लंघन किया। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों और आदिवासियों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। और कितने लोग इनके साथ थे, तो इनके साथ जो लोग थे वो लोग थे इनके साथ जो है 78 अनुयायी, यानी 78 अनुयायी और एक गांधी जी, तो 79 लोग। और इसमें जो है जो यहाँ पर गांधी जी के साथ है, तो सरोजिनी नायडू भी जो है गांधी जी के साथ थे उसमें नमक आंदोलन में। तो इस प्रकार से जो है ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी यात्रा और दांडी तक जो है ये यात्रा चली थी। तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखें। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांत की स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। भारतीय जनता के साझा संगठनों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट एक्ट जो आया है, क्या किया गया है, इंडिया एक्ट जो आया है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। 1919 के जो है जो शासन अधिनियम था उसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। और 1935 के प्रावधान से क्या कर दिया, प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया और अब केंद्र में द्वैध शासन लगाए गए। 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लगाए। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांत विधायकों के लिए चुनाव कराए जाए। इन चुनावों के परिणाम आने वाले 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब यहां पर है कि यहां पर 1935 के अधिनियम से क्या हुआ कि केंद्र में जो द्वैध शासन, तो प्रांतों में क्या हुआ कि प्रांतों में विधायकों के लिए चुनाव कराए जाए, ये प्रावधान किया गया। और 11 प्रांतों में से ध्यान रखना 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और अन्य प्रांतों में जो है कहीं पर मुस्लिम लीग की जो है 3-4 प्रांतों में मुस्लिम लीग की जो है वहां पर बहुमत में आई सिर्फ, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। कांग्रेस ने ऐसा गठजोड़ किया कि वहां पर वो जो है बहुमत में आने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए, तो उससे जो है मुस्लिम लीग क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। यहाँ पे इस बात का आप लोग ध्यान रखना। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब जैसे यहाँ पे 2 साल का कार्यकाल हुआ इनका, वैसे यहाँ पर क्या हो गया कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। और दूसरे विश्व युद्ध छिड़ने से अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि भारतीयों को भी जो है विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया बिना पूछे हुए। और उसके विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो यहाँ पर जो सरकार चुन के आई थी, ये सारी जितनी प्रांतों में सरकार थी इन्होंने सब में त्याग पत्र दे दिया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी, कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इस कारण जो है कांग्रेस सरकार ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इनकी मांग थी कि हमें जो है क्या कर दिया जाए, युद्ध खत्म होते ही स्वतंत्र दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इन्होंने जो है क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पे एक जो है फिर एक गांधी जी की एक पिक्चर है और यहाँ पे जो है सरोजिनी नायडू है और यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। यानी गांधी जी के साथ जो है क्या सरोजिनी नायडू जो है दांडी यात्रा में सम्मिलित थी, तो यस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी 1925 में। ये पहली महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। वैसे जो है उनसे पहले 1917 में एनी बेसेंट पहुंच गई थी,
लेकिन ये जो है पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे। और यहाँ पर गांधी जी है, गांधी जी जो है यहाँ पर सफेद जो इन्होंने शॉल ओढ़ रखा है, और गांधी जी के ये देखो कोट भी इन्होंने ले जा रखा है। ऐसे तो ये जो है दिखा दे, मैं जो है बिल्कुल एक शॉल ओढ़ करके एक जो है हल्का कपड़ा पे, लेकिन ऐसे कोट भी ये जो है साथ में ले जा रखे, कहाँ पे, पेरिस में 1931 में ये जो है। तो गांधी जी, ये गांधी जी है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की चेतावनी को फौरन भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता के आह्वान किया कि वह करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक ढंग से संघर्ष करें। तो यहाँ पर 1942 में 8 अगस्त 1942 में जो है कांग्रेस कार्यकारिणी ने जो है ये प्रस्ताव को जो ये पास किया, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो इनका है। और इसमें इन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो। और जो ये भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा वो चलाया गया था 1942 में, तो तुरंत जो है 9 अगस्त को ही जो मुख्य लीडर थे उनको सबको जेल में डाल दिया गया। तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि यदि लीडर विहीन हो जाएगा आंदोलन तो जो भी लोग होंगे वही लीडर का काम करेंगे। सभी लोग जो है तैयार हैं, सारे लोग जो है वही सब लोग लीडर का काम करेंगे। और इस प्रकार से जो है ये आंदोलन चला है। तो गांधी जी को जो है अरवदा जेल में जो है डाल दिया गया। और उसी समय उषा मेहता भूमिगत होकर के रेडियो का संचालन करती है। तो यहाँ पर समाजवादी विचार रखने वाले, अमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले अहिंसक के गांधीवादी आदर्शों पे विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। तो गांधी जी को जो राष्ट्रपिता वो जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जनवरी 1941 में उन्होंने क्या किया, बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए कहाँ पहुंचे, सिंगापुर पहुंचे 1941 में। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इनका जो है ये गठन किया। तो सिंगापुर में ये किया है। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु यह अभियान सफल नहीं हो सका। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्षों का हिस्सा लिया। तो जो है आजाद हिंद फौज पे जो है 1945 में मुकदमा चलाया गया। और इसमें 3 जो इसके जो प्रमुख सिपाही है, 3 जो है जो इसके प्रमुख लीडर है, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शहनवाज खान, इनको जो है खड़ा किया गया और इन पे जो है पूरे आजाद हिंद फौज पे जो है मुकदमा चला गया। और इनकी पैरवी बहुत सारे जो है कांग्रेस के लीडरों ने किया। जो कांग्रेस में जितने भी लीडर थे, जो अधिक से अधिक वकील थे, तो इसमें जो है बहुत सारे जो है, तो यहाँ पर 1946 में ये लाल किले पे मुकदमा चलाया गया था। और यहाँ पर जो है जो पैरवी करते हैं तेज बहादुर सप्रू, भुलाभाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ कटाजू, बड़े बड़े जो उस समय के जाने माने वकील थे, वो उनकी जो है मुकदमे की पैरवी करते हैं और फिर वो जो है उसको जीत जाते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी के साथ एक और मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में अहम भूमिका इन्होंने अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। तो नादियाड में इनका जन्म हुआ था। नादियाड पर 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में उन्होंने पटेल 1931 के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो 1931 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सांप्रदायिक रहे। तो 1920 तक तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के जो है ये समर्थन में थे, लेकिन जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में भी अहम भूमिका। तो जो
मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो है लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें भी जो जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वो पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख वक्ताओं की कतार में पहुंच गए। तो इस पहले वो जो है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन बाद में जो है वो अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे और वहां के जो है पाकिस्तान के वो जनक बन गए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। अब यहाँ पे है कि 11 में से 7 प्रांत में तो क्या हो गए कि कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिल गए, लेकिन जो अन्य प्रांत थे वहां पर जो है मुस्लिम लीग क्या करती थी, मिलकर के सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गए। किसके बीच में फासला बढ़ गए? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। अब कांग्रेस ने वहां पे चाल चल दी, कांग्रेस ने जो है वहां पर गठजोड़ जो करना शुरू कर दिया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। इसके जो है स्वतंत्रता के लिए 1946 में दोबारा प्रांत के चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। अब क्या हुआ कि लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्य परिसंघ भारत भेजा। 3 जो सदस्य परिसंघ है, जिसे जो है कैबिनेट मिशन कहते हैं, तो कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा। जब जो है ये मुस्लिम लीग किस पे अड़े रहे कि अलग से जो है पाकिस्तान की मांग पे अड़े रहे, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। और जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च को 1946 को दिल्ली पहुंचा और इसमें जो 3 सदस्य हैं, एबी अलेक्जेंडर, पाथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो ये 3 सदस्य है। और उससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ चुका था। उस समय जो है जो क्रिप्स मिशन भारत आ चुका था कि हम जो है आपको जो स्वायत्ता देंगे इत्यादि देंगे। तो फिर जो है उस पे जो है गांधी जी ने कहा था कि ये जो है कैसा है, ये पोस्ट डेट चेक है, और उसको जो है फिर उसमें नेहरू जी ने जोड़ा था कि ये जो है बैंक, जिसका बैंक जो है टूट चुका है, जिसका बैंक खत्म हो चुका है। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अभी विभाजित रहे। इसने क्या सुझाव दिया कि भारत अभी विभाजित, यानी भारत का विभाजन नहीं होगा और मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को क्या किया जाए, कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। एक ऐसा महासंघ बनाया जाएगा जिसमें कुछ डिलाइस होगी, यानी मुस्लिम लीग को क्या किया जाएगा। तो इसमें जो है कैबिनेट मिशन इसको स्वीकार नहीं करते हैं विभाजन को। इससे क्या हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे और जो है आक्रामक रुख अपनाएंगे। और उससे फिर आगे क्या हो जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अभी इसमें क्या होगा कि जो ढीले ढाले उसकी संघ की बात की जा रही है, उसमें तो कांग्रेस सहमत नहीं होती है, और जो पाकिस्तान की मांग को जो है कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर देता है, उस पर जो है मुस्लिम लीग सहमत नहीं होती है। अब दोनों विभाजन असंभव भी था, अब तो जो है विभाजन होने था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद जो ये विफल हो गए क्योंकि दोनों नहीं मान रहे, इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उसने 16 अगस्त 1946 को क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिनों तक ये दंगे चले। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई और भारत में जो है उत्तरी भारत में भी इस प्रकार के दंगे होने लगे। तो यहाँ पर जो है एक पिक्चर और है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन मनाए गए, ये सब आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है एक पिक्चर और है, यहाँ पर जो है गांधी जी है और खान अब्दुल गफर खान है। तो खान अब्दुल गफर खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगी के साथ बिहार के एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं मार्च 1947 के। गफार खान को बादशाह खान, तो किसको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, तो जो ये गफार खान है, खान अब्दुल गफार खान, इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई
खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो खुदाई खिदमतगार संगठन, इसके संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफर खान। और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय, शक्तिशाली और अहिंसक आंदोलन था। तो यह उनके प्रांत में बादशाह खान भारत विभाजन के क्या थे? सख्त विभाजन के सख्त खिलाफ थे। तो कौन से मुस्लिम नेता थे जो भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे? तो जो है बादशाह खान या खान अब्दुल गफर खान। और उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की। तो अपने साथियों की जो आलोचना करने वाले कौन मुस्लिम नेता ऐसे जो भारत विभाजन की जो है अपने साथियों की आलोचना करते हैं? तो ये खान अब्दुल गफर खान है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और ये जो है यहीं पे ये समाप्त होते हैं। तो थोड़ा सा लाइट ने भी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब किया है। और आप लोग जो है इसको पूरी जो है जो वीडियो है पूरी वीडियो आप देखिए, जो मुख्य पॉइंट है उनको नोट कीजिए। और हमने एक कड़ी के रूप में इसको जोड़ने का काम किया है, जोड़ा है। और यदि आपको जो है पसंद आती है, आप लोग जो है इसको अपने जो जानने वाले हैं, आप जो है 1 2 3 2 4 लोगों को उनको भेजे। यदि ये जो है आप लोग ऐसा करेंगे तो ये चैनल भी आगे बढ़ेगा। और जो हम लोगों का लक्ष्य है, हम लोगों का लक्ष्य भी सफल होगा। इसमें हम अच्छे से अच्छे कंटेंट फिर वो लाएंगे। और ये जो है निरंतर ये प्रयास वो जारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही जो है अब जैसी परिस्थिति बनेगी, इसके बाद जो विश्व के इतिहास है, विश्व के इतिहास में फ्रांस क्रांति, रूस क्रांति और जो है यूरोप में पुनर्जागरण इत्यादि, ये भी तुरंत इसके बाद जो है मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। तो वो वीडियो भी जो है तुरंत आएगी। और परीक्षा की दृष्टि से जो है आपको महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार से छूट ना पाए, तो इसके लिए आप लोगों जो है इसको देखिए। और जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।